शायद ये हमारे जीवन काल के सबसे खतरनाक दिन हैं। हम पहले से ही शुरुआती चरण में हैं, अगर तीसरे विश्व युद्ध में नहीं हैं। पिछले 3 सालों से एक आदमी है जो परमाणु हथियारों के बारे में चुप नहीं रह सकता। रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव, जो एक कुख्यात युद्ध भड़काने वाले हैं, हर 2 हफ्ते वह एक्स या टेलीग्राम पर आकर दुनिया को परमाणु विनाश से डराते हैं। लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेदवेदेव अब मायने नहीं रखते। कम से कम अब तक तो ऐसा ही था, जब तक कि इस महीने की शुरुआत में मेदवेदेव ने आखिरकार किसी ऐसे व्यक्ति का ध्यान नहीं खींचा जिसे ड्रामा उतना ही पसंद है जितना उन्हें, डोनाल्ड ट्रंप। और अचानक सब कुछ काफी हद तक असली हो गया। मेदवेदेव की धमकियों के बाद ट्रंप ने उन पर सार्वजनिक हमला किया और कहा, मैं उद्धृत करता हूं, रूस के असफल पूर्व राष्ट्रपति को अपनी भाषा पर ध्यान देने को कहा, क्योंकि वे खतरनाक इलाके में कदम रख रहे थे। वहीं यह खत्म हो जाना चाहिए था। ट्रंप ने उनकी खिल्ली उड़ाई, इंटरनेट ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन मेदवेदेव को लगा कि उन्हें व्यक्तिगत रूप से निशाना बनाया गया है, तो वह तुरंत वापस टेलीग्राम पर आ गए और एक छोटी सी धमकी दे डाली। ट्रंप को उनके पसंदीदा शो द वॉकिंग डेड और रूस के डेड हैंड की याद दिलाई गई। अब अगर आप नहीं जानते कि डेड हैंड क्या है, यह सोवियत युग की एक कुख्यात कयामत प्रणाली है, एक स्वचालित कमांड नेटवर्क जो दबाव और भूकंपीय सेंसर का उपयोग करके पहचानता है और रूस के पूरे परमाणु शस्त्रागार को अपने आप लॉन्च कर सकता है। अगर सोवियत नेतृत्व किसी अचानक हमले में खत्म हो जाता, हाँ बिल्कुल सही, इसमें किसी इंसानी हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होती। यहाँ तक कि जब सारे जिम्मेदार लोग मर चुके होते, तब भी रूसी परमाणु हथियार दागे जाते, जिससे दोनों तरफ तबाही तय रहती। ट्रंप जाहिर तौर पर इस खतरे से खुश नहीं थे, इसलिए 1 अगस्त को उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि वह 2 अमेरिकी परमाणु बैलिस्टिक पनडुब्बियों को रूसी जल क्षेत्र के करीब भेज रहे हैं। अगर मेदवेदेव के भड़काऊ बयान सिर्फ बातें नहीं हैं, तो एहतियात जरूरी है, और इसी तरह हम परमाणु युद्ध के करीब पहुंच गए। सोचिए ये कितना असामान्य है। सोचिए, अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां साल भर गुप्त गश्त करती हैं और रूस को पहले ही घेर चुकी हैं। कोई नहीं बताता कि पनडुब्बियां कहां जा रही हैं, इससे मकसद खत्म हो जाता है। ट्रंप जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं। यह एक रणनीतिक धमकी थी, जिसमें मेदवेदेव पूरी दुनिया को चुप रहने की चेतावनी दे रहे थे। हमारे लिए दुर्भाग्य था कि ट्रंप की पनडुब्बी तैनाती के 3 दिन बाद ही क्रेमलिन ने 1987 से मानी जा रही परमाणु संधि का पालन न करने की घोषणा कर दी। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी, इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी। संक्षेप में उन्होंने पश्चिम पर आरोप लगाया कि अमेरिका और उसके सहयोगी रूस की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। यह इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी जब हुई थी तो वाकई में बहुत बड़ी बात थी। यह परमाणु निरस्त्रीकरण की सबसे बड़ी सफलताओं में एक है, हालांकि आज इसके बारे में कोई बात नहीं करता। 1980 के शुरुआती दशक में यूरोप डरावना था। सोवियत संघ ने सैकड़ों S-20 मध्यम दूरी की परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी थीं, जिनमें से हर एक यूरोप के पूरे शहरों को भाप बना सकती थी। कुछ ही मिनटों में नाटो ने जर्मनी समेत अन्य जगहों पर पर्सिंग द्वितीय मिसाइलें तैनात की। यह एक डरावना गतिरोध था, जिससे इतिहास के बड़े परमाणु विरोधी प्रदर्शन हुए। पश्चिमी यूरोप भर में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए, डरे हुए कि उनका महाद्वीप परमाणु पागलपन का पहला शिकार बन जाएगा। 1987 में वर्षों की बातचीत के बाद रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गोर्बाचेव ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी संधि पर हस्ताक्षर किए। यह पहली परमाणु हथियार संधि थी जिसने जमीन से छोड़े जाने वाले 500 से 5500 किमी रेंज के मिसाइलों पर प्रतिबंध लगाया। दोनों पक्षों ने वास्तव में निरीक्षकों को एक दूसरे के ठिकानों पर जाने दिया, वारहेड्स की गिनती की और एक दूसरे के सामने सैकड़ों मिसाइलें नष्ट कर दी। शीत युद्ध के लिए यह लगभग चमत्कारी था। 2019 तक इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी संधि लगभग पूरी तरह से ढह चुकी थी। अमेरिका ने रूस पर संधि के उल्लंघन और प्रतिबंधित मिसाइलें बनाने का आरोप लगाया। रूस ने कहा था कि वह ये प्रतिबंधित मिसाइलें तब तक नहीं तैनात करेगा जब तक अमेरिका पहले ऐसा न करे। अब वर्तमान समय देखिए, और वह छोटा सा वादा अब सीधे खिड़की से बाहर फेंक दिया गया है। मेदवेदेव ने टेलीग्राम पर अपनी खुशी जाहिर करने में जरा भी देर नहीं की, इसे नई हकीकत बताया और आगे और कदम उठाने का वादा किया। आगे क्या होगा? रूस शायद नाटो सीमा के पास मिसाइल तैनात कर सकता है, लेकिन इससे खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो का मुख्य बिंदु जो आप खुद साफ साफ देखने वाले हैं, ये है कि व्लादिमीर पुतिन कभी भी परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
ध्यान दें, मैंने ये नहीं कहा कि वो नहीं करेंगे या नहीं करना चाहिए। मेरा मतलब है वो सचमुच कर ही नहीं सकते। अब ये शायद सुनने में बहुत अच्छा या बहुत साहसी लगे कि ये सच हो सकता है, लेकिन मुझ पर भरोसा करें, बने रहें। इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे कि रूस का परमाणु भंडार कितना भ्रष्ट, सड़ा और खोखला है। अब अमेरिका रूस के बीच नाटकीय बढ़त। रूस को इतना डर था कि अमेरिका उस पर परमाणु हमला करेगा, इसलिए उसने डेड हैंड सिस्टम बना लिया। और मेदवेदेव ने कहा, और मैं उद्धृत करती हूँ, ट्रंप को याद रखना चाहिए कि डेड हैंड कितना खतरनाक है। राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की धमकियों के जवाब में 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। कोई वास्तव में नहीं जानता कि जिसे डेड हैंड कहा जाता है वह आज भी काम कर रही है या नहीं, या फिर वह कभी अपने इरादे के मुताबिक सही में काम भी करती थी या नहीं। लेकिन एक बात तय है, यह कभी अस्तित्व में थी और यही काफी डरावना है। पेरीमीटर सिस्टम सोवियत संघ ने 1980 के दशक में तब बनाया जब मॉस्को और वॉशिंगटन में अविश्वास चरम पर था। कल्पना कीजिए एक ऐसी स्थिति की जहां अमेरिकी परमाणु मिसाइलें सबसे पहले रूस पर हमला करती हैं, मॉस्को में सोवियत नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं, सैन्य कमांड पोस्टों को नष्ट कर देती हैं और सभी संचार चैनलों को काट देती हैं। मूल रूप से यह सबसे बुरी कल्पना की जा सकने वाली स्थिति है जहां कोई भी मानव कमांडर जीवित नहीं बचता जो पलटवार कर सके। यही वह स्थिति है जहां पेरीमीटर काम में आता, जो पूरे सोवियत संघ में बिखरे हुए सेंसरों का इस्तेमाल करता। ऐसे उपकरण जो विकिरण, परमाणु विस्फोट से भूकंपीय गतिविधि और वायुमंडलीय दबाव में बदलाव मापते थे। यह स्वचालित रूप से पता लगा सकता था कि सोवियत क्षेत्र पर परमाणु हमला हुआ है, और अगर सेंसर सबसे बुरी स्थिति की पुष्टि करते और कमांड में संचार टूट जाता। पेरीमीटर स्वचालित रूप से हर बचे हुए परमाणु मिसाइल के प्रक्षेपण को बिना किसी मानव स्वीकृति या हस्तक्षेप के अधिकृत कर देता। अगर अमेरिका ने सोवियत नेताओं का सफाया कर दिया तो डेड हैंड कब्र से भी सोवियत प्रतिक्रिया की गारंटी देता। सच कहूं तो डेड हैंड सबसे प्रभावी परमाणु प्रतिरोधों में से एक है। फिर भी इसे इतनी गोपनीयता में रखा गया कि 1991 में सोवियत संघ टूटने पर भी पश्चिमी खुफिया एजेंसियां निश्चित नहीं थीं कि यह सच में मौजूद था। यह सिर्फ सोवियत संघ की चाल भी हो सकती थी, जो डराने के लिए बनाई गई थी। 1990 और 2000 के शुरुआती वर्षों में पूर्व सोवियत सैन्य अधिकारी इस पर बोलने लगे। उनके अनुसार डेड हैंड बिल्कुल असली था, और हाल ही के 2000 के दशक के अंत तक यह अब भी सक्रिय रूप से काम कर रहा है। समस्या यह है कि उस आंतरिक समूह के बाहर कोई नहीं जानता कि यह वास्तव में कैसे काम करता है। क्या यह पूरी तरह से स्वचालित है, या फिर अब भी कोई बेचारा व्यक्ति है जिसे अंतिम लॉन्च की मंजूरी देनी पड़ती है। किसी भी तरह से देखें, यह डरावना है कि शीत युद्ध के दौर का एक कंप्यूटर सिस्टम दुनिया को खत्म करने की ताकत रखता है। ऐसी मशीनों को बस गलत होना ही काफी है, बुरा नहीं। एक गड़बड़ी, खराब सेंसर या गलत रीडिंग तय कर सकती है कि मिसाइलें दागी गई हैं। क्या यह 2025 में भी काम करता है? ज्यादातर नहीं, और अगर करता भी है तो भी यह शायद मेदवेदेव के बताए अनुसार सर्वशक्तिमान कयामत की मशीन नहीं है, खासकर अगर यह अब भी पूरी तरह ऑटोमेटिक है। यह रूस के लिए बड़ा जोखिम है, क्योंकि सुरक्षा पुरानी सेंसर और नियंत्रण प्रणालियों पर निर्भर है जो कभी भी फेल हो सकती हैं। कयामत की ऐसी प्रणाली का मकसद था कि दुश्मन जाने अगर वे हमला करेंगे तो खुद भी खत्म हो जाएंगे। डिजाइनर व्लादिमीर यानिनिच ने बताया था कि यह प्रणाली चीजों को धीमा करने के लिए बनी थी। यह झूठे अलार्म और जल्दबाजी के फैसलों को रोकता था। डेड हैंड न होने पर सोवियत नेता घबराकर सभी मिसाइल लॉन्च कर सकते थे। जैसे ही उन्होंने दुश्मन के हमले के संकेत देखे, असली हो या झूठे, डेड हैंड के रहते। उन्हें मालूम था कि दुश्मन के पहले हमले में मरने पर भी सिस्टम प्रतिक्रिया दे सकता था। इससे उन्हें आत्मविश्वास मिला कि वे तुरंत हमला करने के बजाय पुष्टि के लिए इंतजार कर सकते हैं और गलती से युद्ध शुरू करने से बच सकते हैं। लेकिन आज क्या कोई सच में मानता है कि रूस हमारे ग्रह की किस्मत तय करने के लिए 40 साल पुराने ऑटोमेटेड सिस्टम पर भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं। तकनीक पुरानी होती है और सेंसर फेल हो सकते हैं। सभी स्रोत मानते हैं कि अगर डेड हैंड है भी तो शायद वह बंद है। रूसी नेतृत्व इसे तभी सक्रिय करेगा जब उन्हें लगेगा उनकी जिंदगी खतरे में है, और तब भी
हाल की रिपोर्टें बताती हैं कि आखिरी लॉन्च की मंजूरी देने के लिए शायद अब भी किसी इंसान की जरूरत होती है ताकि कोई विनाशकारी हादसा न हो सके। एक पुरानी मशीन से जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचना। हाँ, मेदवेदेव चाहेंगे कि आप सोचें कि रूस एक अजेय अडिग परमाणु बदला लेने वाली मशीन है, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं है। रूस के वास्तव में परमाणु युद्ध शुरू करने की संभावना लगभग शून्य के जितनी ही है जितना कि शून्य नहीं हो सकता। मानव इतिहास में परमाणु हथियारों का युद्ध में केवल 2 बार 1945 में अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर इस्तेमाल किया। उन 2 बमों ने 1 लाख से ज्यादा लोगों की जान ली और दुनिया को हमेशा बदल दिया। तब से हम सिर्फ यह जानकर नहीं जी रहे हैं कि परमाणु हथियार क्या कर सकते हैं, बल्कि इस डर के साथ भी जी रहे हैं कि अगर इन्हें फिर से इस्तेमाल किया गया तो क्या तबाही मचेगी। पिछले 80 वर्षों में दुनिया ने कई युद्ध, संकट और ऐसे क्षण देखे हैं जब परमाणु हथियारों वाले देश तबाही के करीब थे। इन वॉरहेड्स ने कभी अपने साइलो या बंकर क्यों नहीं छोड़े? इसका बड़ा कारण है मैड, यानी पारस्परिक रूप से सुनिश्चित विनाश। यह समझ कि किसी भी परमाणु हमले का जवाब उतना ही विनाशकारी जवाबी हमले से दिया जाएगा जिससे हमलावर के लिए यह पूरी तरह आत्महत्या जैसा होगा। यह इसका बड़ा हिस्सा है, लेकिन सिर्फ मैड से सब कुछ नहीं समझ आता। ऐसी कई स्थितियां रही हैं जहां एक पक्ष के पास परमाणु हथियार थे और दूसरे के पास नहीं थे, यानी मैड नहीं था, फिर भी उन्होंने हमला नहीं किया। यूक्रेन युद्ध में पुतिन एक छोटा टैक्टिकल परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि यूक्रेन के पास जवाब में परमाणु हथियार नहीं है। अमेरिका और नाटो शायद हालात बिगड़ने से रोकने के लिए परमाणु हथियारों से जवाब न देने का फैसला कर सकते हैं, फिर भी पुतिन ने अभी तक सीमा पार नहीं की है। ऐसा कुछ जिसे परमाणु वर्जना कहा जाता है उसकी वजह से है। यह एक नैतिक, रणनीतिक और व्यावहारिक बाधा है जो इन हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ बनी हुई है। यह एक रेखा है, पार करने पर आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। यहाँ तक कि साधारण अधिकारी या निर्दयी तानाशाह भी इसे पहले तोड़ने से हिचकिचाते हैं। इसका बेहतरीन उदाहरण पेट्रोव घटना है। सितंबर 1983 की एक रात एक सोवियत चेतावनी बंकर अचानक पागल हो गया। कंप्यूटरों ने रिपोर्ट किया कि अमेरिका ने परमाणु मिसाइल दागी और प्रोटोकॉल अनुसार कुछ और मिसाइलें यूएसएसआर की ओर बढ़ीं। पहली चीज थी तुरंत शीर्ष नेतृत्व को सूचित करना ताकि वे जवाबी हमला सोच सकें। लेकिन उस रात ड्यूटी पर मौजूद लेफ्टिनेंट कर्नल स्तानिस्लाव पेत्रोव को लगा कुछ ठीक नहीं है। चेतावनी प्रणाली नई थी। अमेरिका के कुछ मिसाइलों से परमाणु युद्ध शुरू करने की सोच समझ से बाहर थी। तो पेत्रोव ने नेतृत्व को सतर्क करने और संभावित रूप से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज पर भरोसा किया। उन्होंने इसे झूठा अलार्म बताया। फिर वह दिल की धड़कन तेज होने के साथ इंतजार करते रहे कि क्या रडार या अन्य संकेत हमले की पुष्टि करेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वास्तव में वह एक झूठा अलार्म ही था। दरअसल बादलों पर सूरज की चमक ने एक सैटेलाइट को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि मिसाइलें आ रही हैं। पेत्रोव के फैसले ने अकेले ही सोवियत संघ को अमेरिका पर परमाणु हमले से बचा लिया। पेत्रोव ने बाद में पूरे मामले को कम करके बताया, यह कहते हुए कि वह तो बस अपना काम कर रहे थे। असल में उन्होंने जानबूझकर सैन्य प्रोटोकॉल तोड़ा क्योंकि उन्हें कुछ सही नहीं लगा। सोवियत अधिकारियों ने उन्हें आधिकारिक रूप से डांटा, लेकिन अंदर ही अंदर वे भी जानते थे कि उनका अपना देश और शायद पूरी दुनिया अब भी जिंदा है। क्योंकि पेत्रोव ने मशीन के बजाय अपने फैसले पर भरोसा किया। पेत्रोव घटना से 21 साल पहले एक और बड़ा खतरा आया था। यह क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान हुआ था। यह अक्टूबर 1962 था। सोवियत पनडुब्बी B-59 क्यूबा के पास गहरे पानी में अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी के करीब थी। अमेरिकियों को पनडुब्बी की परमाणु क्षमता नहीं पता थी। उन्होंने चेतावनी देने वाले गहराई बम गिराए ताकि पनडुब्बी सतह पर आ जाए, लेकिन सोवियत दल को यह जानकारी नहीं थी। इसके अलावा B-55 नौ के अंदर हालात पहले से ही बहुत खराब थे। पनडुब्बी कई दिनों से पानी के नीचे थी, भीषण गर्मी में, बिना ताजा हवा और मॉस्को से संपर्क के सतह की खबर नहीं थी। कप्तान ने ऊपर युद्ध शुरू होने की आशंका में पनडुब्बी का परमाणु सिर वाला टॉर्पीडो तैयार करने का फैसला किया। सोवियत नौसेना में परमाणु हथियार लॉन्च के लिए 3 वरिष्ठ अधिकारियों की मंजूरी जरूरी थी। कप्तान, राजनीतिक अधिकारी और फ्लोतिल्ला कमांडर वासिली अखापोव, जो उस दिन संयोग से बोर्ड पर मौजूद थे। जब कप्तान ने परमाणु टॉर्पीडो तैयार करने का आदेश दिया तो राजनीतिक अधिकारी ने तुरंत सहमति दे दी।
यह 3 में से 2 वोट थे। सिर्फ अखापोव का वोट बचा था। परमाणु हथियार सीधे अमेरिकी बेड़े पर दागे जाने थे, पर अरखापोव ने मना कर दिया। तंग और दमघोटू कंट्रोल रूम में बहस छिड़ गई। राखीपोव अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिरकार उनका फैसला ही माना गया। टॉर्पीडो कभी दागा ही नहीं गया। जब B-59 आखिरकार सतह पर आया और संपर्क बहाल हुआ तो क्रू को पता चला कि कोई युद्ध हुआ ही नहीं था। लेकिन अगर वह टॉर्पीडो किसी अमेरिकी विध्वंसक से टकरा जाता, संयुक्त राज्य अमेरिका शायद परमाणु डेप्थ चार्ज या रणनीतिक हमलों से जवाब देता, और फिर मॉस्को को भी वैसे ही जवाब देना पड़ता। उस दिन अख्यापोव ने करोड़ों लोगों की जान बचाई थी। बाद में उन्हें उसी तरह दुनिया को बचाने वाले के रूप में पहचाना गया जैसे 2 दशक बाद स्तानिस्लाव पेत्रोव को। 62 में अख्यापोव और 83 में पेत्रोव की घटनाएं मिलकर यह दर्शाती हैं। जब बात परमाणु हथियारों की आती है तो रूसियों और अमेरिकियों दोनों ने वास्तव में उनका इस्तेमाल करने में बेहद अनिच्छा दिखाई है, यहाँ तक कि जब नियमों के तहत उनका इस्तेमाल हो सकता था। कुछ लोग कह सकते हैं वे समझदार अधिकारी थे, लेकिन अगर पुतिन जानबूझकर परमाणु युद्ध शुरू करना चाहें तो क्या होगा? इतिहास के पास इस सवाल का अच्छा जवाब है। 1945 में पहली परमाणु बमबारी के बाद परमाणु संपन्न देशों ने फिर परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल किए, यहाँ तक कि उन हालात में भी नहीं जब वे बुरी तरह हार रहे थे। कोरियाई युद्ध को ही उदाहरण के तौर पर लें। 1950 के अंत में बड़े पैमाने पर चीनी हमलों ने अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र की सेनाओं को पछाड़ दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। कुछ अमेरिकी जनरलों ने राष्ट्रपति आइजनहावर से आग्रह किया कि वे युद्ध पर नियंत्रण वापस पाने के लिए चीनी और उत्तर कोरियाई ठिकानों पर सामरिक परमाणु हथियार के इस्तेमाल की अनुमति दें, लेकिन आइजनहावर ने इनकार कर दिया। इस समय सोवियत संघ के पास भी परमाणु हथियार थे और आइजनहावर जानते थे कि इनका कोई भी इस्तेमाल तुरंत तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। भारी दबाव के बावजूद अमेरिका ने वह सीमा नहीं लांघी। फिर वियतनाम आया। कई वर्षों तक अमेरिकी सेना खुद को एक अंतहीन थकाऊ संघर्ष में फंसा हुआ पाती रही, जिसमें हजारों सैनिकों और अरबों डॉलर की हानि हुई, और वे एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे थे जो अजेय लगता था। कुछ रणनीतिकारों ने छोटे सामरिक परमाणु हमलों के इस्तेमाल की वकालत की, शायद हो छी मिन्ह ट्रेल जैसी महत्वपूर्ण आपूर्ति मार्गों या उत्तर वियतनामी किले बंद ठिकानों पर हमला करने के लिए। लेकिन केवल इस सुझाव ने ही नैतिक रूप से घृणित और राजनीतिक रूप से अकल्पनीय बना दिया था। किसी राष्ट्रपति ने, डेमोक्रेट या रिपब्लिकन, इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। सोवियत संघ को भी 1980 के दशक में अफगानिस्तान पर आक्रमण के दौरान भारी नुकसान उठाना पड़ा था। हजारों सैनिक मारे गए या घायल हुए जो पहाड़ों में छिपे गुरिल्ला लड़ाकों से लड़ रहे थे। फिर भी हताशा के बावजूद परमाणु हथियार कभी विकल्प नहीं बने। ब्रिटेन के पास भी 1982 के फॉकलैंड्स युद्ध में जहाजों पर परमाणु हथियार थे। दक्षिण अटलांटिक की ओर जा रहे उसके कुछ जहाजों पर परमाणु हथियार थे, लेकिन क्या किसी ने सच में सोचा था कि वे अर्जेंटीना के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करेंगे? हाँ, शायद नहीं। आखिर में इजराइल एक ऐसा देश जो अक्सर दुश्मनों से घिरा रहता है। 1973 के योम किपुर युद्ध में इजराइल पर कई अरब देशों ने एक साथ हमला किया और वह सब कुछ खोने के करीब था। इजराइल ने अस्तित्वगत खतरों के लिए गुप्त परमाणु शस्त्रागार तो रखा, लेकिन उनका इस्तेमाल कभी नहीं किया। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि एक अनलिखा अनकहा नियम है, परमाणु वर्जना को तोड़ने वाला पहला कभी मत बनो। जैसे ही आप पहली बार परमाणु हमला करते हैं, आप पेंडोरा का डिब्बा खोल देते हैं। आप ऐसी दुनिया में प्रवेश कर जाते हैं जहां कुछ भी हो सकता है, जहां बदला लेना अनिवार्य हो जाता है और तनाव बढ़ना रुकना असंभव हो जाता है। तो पुतिन के बारे में क्या वही हैं जो आखिरकार ये कदम उठाने की हिम्मत करेंगे? शायद नहीं, कम से कम तब तक नहीं जब तक वो खुद पूरी तरह से घिर न जाएं या रूस का अस्तित्व सच में खतरे में महसूस न हो। इन दोनों में से कोई भी स्थिति अभी तक नहीं आई है। पुतिन के पास 2022 की शुरुआत में कई मौके थे जब उनकी सेना कीव के बाहर फंस गई थी और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। कई विश्लेषकों ने सोचा था कि शायद वो यूक्रेन को डराने के लिए कोई छोटा टैक्टिकल परमाणु हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि यूक्रेन आत्मसमर्पण कर दे। वो नहीं हुआ। लोगों को लगा था कि वो ये सीमा 2023 या 2024 में पार करेगा। अब हम 2025 में हैं। हाँ, पुतिन और उनके करीबी साथियों ने दर्जनों, अगर सैकड़ों नहीं तो कई बार परमाणु हमले की धमकियां दी हैं, लेकिन वो हमेशा सिर्फ धमकियां ही रही हैं। अब तक पुतिन परमाणु धमकियों का इस्तेमाल एक मनोवैज्ञानिक हथियार के रूप में करते हैं, असली हथियार के रूप में नहीं। शुरुआत में पुतिन की परमाणु धमकियों का कुछ असर जरूर हुआ था। 2022 की शुरुआत में परमाणु धमकियों ने नाटो को यूक्रेन को भेजी जाने वाली मदद को लेकर
सतर्क कर दिया था। कुछ हथियार जैसे लंबी दूरी की मिसाइलें और पश्चिमी टैंक चर्चा में नहीं थे। शुरुआत में नेता डरे कि मास्को को उकसाने से हालात बिगड़ सकते हैं। जैसे जैसे महीने बीते और पुतिन बार बार बिना अमल किए धमकी देते रहे, वैसे वैसे उनका असर कम होता गया। जितनी बार उन्होंने बिना कुछ किए खुद को दोहराया, लोग उनकी बातों पर कम ध्यान देने लगे। 2023-2024 में पश्चिमी देशों ने हिचकिचाहट पार कर ली थी। हाई मार्स रॉकेट, पैट्रियट एयर डिफेंस, लेपर्ड टैंक, फाइटर जेट्स और लंबी दूरी के हथियारों पर खुलकर चर्चा होने लगी। पुतिन की लाल रेखाएं बार बार बिना नतीजे के पार की गईं। पश्चिम ने उसकी धमकी झूठी साबित की। पुतिन सिर्फ शिकायत कर सके। नतीजतन उनकी परमाणु धमकी की अहमियत कम हो गई क्योंकि उन्होंने इसका ज्यादा इस्तेमाल किया। यह दोहराने लायक है। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल पर तभी गंभीरता से विचार होगा जब क्रेमलिन को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होगा। इसका मतलब है कोई चरम स्थिति, जैसे नाटो सेनाएं मॉस्को बढ़ रही हों, नेतृत्व हट गया हो या रूसी राज्य ढह गया हो, क्योंकि तब उनके पास खोने को कुछ नहीं बचेगा। जबकि पुतिन सरकार अभी ऐसी स्थिति में नहीं है। अब तक हमने जाना कि रूस शायद परमाणु हथियार नहीं इस्तेमाल करेगा, लेकिन ये वीडियो बताता है कि वो कभी इन्हें क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकता। यहाँ तक कि अगर पुतिन सच में ऐसा करना भी चाहें, तो ज्यादातर लोग स्वाभाविक रूप से मानते हैं कि हाँ, बिल्कुल वह कर सकते हैं। रूस के पास हजारों परमाणु हथियार हैं। पुतिन आदेश दें तो वे लॉन्च हो सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ इसीलिए कि कोई हथियार किसी शस्त्रागार में है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में काम भी करता है। कई व्यावहारिक, तकनीकी और संगठनात्मक बाधाएं परमाणु हमले की लॉन्च प्रक्रिया को बेहद जटिल बना देती हैं। आज का रूस का परमाणु शस्त्रागार 1980 के दशक में सोवियत संघ के सुचारू रूप से चलने वाले घातक शस्त्रागार से काफी अलग है। दशकों की आर्थिक गिरावट, व्यापक भ्रष्टाचार, पुराना हार्डवेयर और उपेक्षित रखरखाव ने रूसी परमाणु भंडार को एक संदिग्ध स्थिति में छोड़ दिया है। असल में अगर पुतिन कल परमाणु हमला करने का आदेश दें तो यह संभव है। उनमें से काफी बड़ी संख्या में मिसाइलें अपने साइलों से भी बाहर नहीं निकल पाएंगी। अपने लक्ष्यों तक पहुंचना तो दूर की बात है। यह एक मजबूत बयान है, लेकिन हमारे पास ऐसा सोचने के कारण है। रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु शस्त्रागार है। 2020 के दशक के मध्य तक रूस के पास करीब 5,977 और अमेरिका के पास लगभग 5,500 परमाणु वारहेड्स हैं। लेकिन परमाणु वारहेड्स हमेशा के लिए नहीं बनाए जाते। हर वारहेड प्रकार की अपनी एक उम्र और समाप्ति तिथि होती है। क्योंकि ये विस्फोटकों, रेडियोधर्मी घटकों और संवेदनशील इलेक्ट्रॉनिक्स से बने होते हैं जो धीरे धीरे खराब हो जाते हैं अगर इन्हें लगातार और सावधानीपूर्वक मेंटेन न किया जाए। रूस का परमाणु शस्त्रागार मुख्य रूप से दो प्रकार के हाइड्रोजन बमों से बना है, पुराने सोवियत युग के बम और नए आधुनिक बम। दोनों बम 2 चरणों में काम करते हैं। पहला चरण, यह एक सामान्य परमाणु बम है जो प्लूटोनियम 239 या कभी कभी यूरेनियम 235 से बनता है। विस्फोटित होने पर यह परमाणुओं को विभाजित करता है, जिसे विखंडन कहते हैं, और 1 सेकंड के छोटे हिस्से में बेहद गर्म शक्तिशाली विस्फोट करता है। इसके बाद मुख्य विस्फोट होता है, जिसे द्वितीयक चरण कहते हैं। इस हिस्से में खास हाइड्रोजन समस्थानिक होते हैं, मुख्य रूप से लिथियम 6, ड्यूटेराइड और ट्रिटियम। आमतौर पर ये पदार्थ स्थिर, हानिरहित होते हैं और अपने आप ज्यादा कुछ नहीं करते। लेकिन जब इन पर पहले चरण के विस्फोट से भारी गर्मी और दबाव पड़ता है तो ये फ्यूजन नामक प्रक्रिया से गुजरते हैं, यानी इनके परमाणु आपस में मिल जाते हैं। फ्यूजन प्रतिक्रियाएं विखंडन से कहीं ज्यादा ऊर्जा छोड़ती हैं। इसलिए जब दूसरे चरण की फ्यूजन प्रतिक्रिया शुरू होती है तो विस्फोट बेहद शक्तिशाली हो जाता है, अक्सर मूल विखंडन विस्फोट से सैकड़ों या हजारों गुना ज्यादा। और कहते कि अब रख रखाव की बात। प्रारंभिक चरण विखंडनीय कोर के चारों ओर बनता है, आमतौर पर प्लूटोनियम 239 और कभी-कभी यूरेनियम 235 जीवन काल में काफी स्थिर होते हैं। प्लूटोनियम 239 का अर्ध जीवन 24,000 साल और यूरेनियम 235 का 70 करोड़ साल है। अगर सिर्फ रेडियोधर्मी क्षय देखें तो पहले फिशन विस्फोट का ईंधन आज के किसी भी इंसान से ज्यादा समय तक टिकेगा और सभ्यता खत्म होने के बाद भी हथियारों के लायक रहेगा। लेकिन यह द्वितीयक चरण के लिए सही नहीं है। यह मुख्यतः लिथियम 6, ड्यूटेराइड और कुछ ट्रिटियम गैस से बना होता है।
लिथियम 6 ड्यूटेराइड एक ठोस है और दशकों तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन ट्रिटियम की अर्ध आयु 123 साल ही है। इसका अर्थ है कि करीब 12 साल में इसका आधा हीलियम 3 में बदल जाएगा, जो न्यूट्रॉन को अवशोषित कर संलयन प्रतिक्रिया को रोकता है। थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड्स में ट्रिटियम को बार बार भरना जरूरी होता है। अगर आप ट्रिटियम को बिना बदले सड़ने दें तो वॉरहेड की ताकत काफी हद तक कम हो जाएगी। सबसे खराब स्थिति में वॉरहेड का सेकेंडरी स्टेज पूरी तरह से फेल हो सकता है, जिससे घातक बम बेकार हो जाएगा। ट्रिटियम बदलना न सस्ता है न आसान। ट्रिटियम उत्पादन के लिए विशेष परमाणु रिएक्टर या हाई पावर पार्टिकल एक्सेलरेटर चाहिए, जो दोनों ही जटिल और महंगी तकनीकें हैं। असल में ट्रिटियम की मौजूदा कीमत लगभग 30,000 या उससे ज्यादा प्रति ग्राम है। हजारों वॉरहेड्स बनाए रखना जल्दी ही बड़ी लॉजिस्टिक समस्या और भारी आर्थिक बोझ बन जाता है, वो भी महाशक्ति के लिए। ट्रिटियम के अलावा चिंता करने के लिए और भी कई चीजें होती हैं, जैसे फायरिंग सर्किट्स, डेटोनेटर, खास बैटरियां, संवेदनशील सेंसर और कभी कभी तो छोटे छोटे इंटरनल रडार भी। न्यूक्लियर वॉरहेड्स हाई परफॉर्मेंस कारों जैसे हैं, जिन्हें 40 साल गैराज में छोड़कर चालू होने की उम्मीद नहीं कर सकते। उन्हें लगातार सर्विसिंग और सावधानी से देखभाल चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका इसे जानता है और रखरखाव पर भारी खर्च करता है। 2021-2030 के बीच अमेरिका ने परमाणु शस्त्रागार के रखरखाव व आधुनिकीकरण के लिए करीब 142 अरब डॉलर बजट रखा है। इसमें नए प्लूटोनियम घटकों की सुविधाएं बनाना, ताजे पिट्स बनाना, विस्फोटकों की मरम्मत, ट्रिटियम बदलना और इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड करना शामिल है। अमेरिका अपने वॉरहेड्स को ताज के गहनों की तरह संभालता है, लेकिन क्या हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि रूस भी ऐसा ही करता है? मुझे ऐसा नहीं लगता। यूक्रेन युद्ध से पहले रूस की अर्थव्यवस्था इटली जैसी थी। उसका सैन्य बजट अमेरिका से काफी कम है, जिसमें कई लोगों का खर्च भी शामिल है। रूस ने परमाणु ताकत को प्राथमिकता देने की कोशिश की है, लेकिन 4000 से ज्यादा वॉरहेड्स को तैयार रखना बड़ी चुनौती है। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज का रूसी परमाणु भंडार सोवियत संघ के चरम समय का सिर्फ लगभग 1/5 है। जब उनके पास 40,000 से ज्यादा परमाणु हथियार थे, तब से उनका जखीरा काफी कम हो गया है। यह हथियार संधियों के कारण नहीं, बल्कि रूसी अर्थव्यवस्था के लिए इतना खर्च उठाना संभव न होने के कारण हुआ। यहाँ तक कि रूसी अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि शीत युद्ध के समय के बड़ी संख्या में वॉरहेड्स को सिर्फ इसलिए हटाना पड़ा क्योंकि वे अपनी सुरक्षित सेवा अवधि पार कर चुके थे। रूस में लंबे समय से भ्रष्टाचार, चोरी और खराब रखरखाव के चलते यह मानना उचित है कि उनकी परमाणु संरचना भी ऐसी ही या और खराब उपेक्षा का शिकार है। वास्तविकता में बात करें तो भ्रष्टाचार रूस के यूक्रेन युद्ध के इतने बुरी तरह गलत होने के सबसे बड़े कारणों में से एक है। पहले दिन से ही रूसी सैनिक टैंकों में फंसकर मारे गए, क्योंकि वे जंग के दौरान अचानक खराब हो गए। क्योंकि उनके अधिकारियों ने चुपचाप वह डीजल चोरी कर बेच दिया था जो टैंकों को चलाने के लिए दिया गया था। सैनिकों को जंग में एक्सपायर राशन और बिना बॉडी आर्मर भेजा गया, क्योंकि कमांडरों ने सैन्य बजट का पैसा हड़प लिया था। उच्च गुणवत्ता वाले मिसाइल के पूरे बैच नकली या खराब निकले, क्योंकि फैक्ट्रियों ने सरकारी पैसे हड़प लिए और उसकी जगह सस्ते नकली इलेक्ट्रॉनिक्स लगा दिए। कुछ मामलों में रूसी सैनिकों को जान बचाने के लिए खुद सामान खरीदना या परिवार के दान पर निर्भर रहना पड़ा, वो सामान जिसका भुगतान सेना ने पहले ही किया था। यहाँ तक कि सेना के अधिकारियों द्वारा नई गाड़ियों के पुर्जे ऑनलाइन बेचने की भी खबरें आई हैं, जबकि बख्तरबंद गाड़ियां जिन्हें आसानी से मरम्मत किया जा सकता था, बेकार और लावारिस पड़ी रहीं। इसी वजह से रूसी सैनिकों को अक्सर पैदल ही आगे बढ़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिससे वे खुले और असुरक्षित हो गए और इसका सीधा असर और ज्यादा हताहतों की संख्या पर पड़ा। यह मानसिकता की बात है। भ्रष्ट रूसी अधिकारी अपनी सीमा कहाँ तय करते हैं? अगर रूस की अग्रिम पंक्ति की सैन्य इकाइयां, जिनके बारे में सभी जानते थे कि वे असली लड़ाई में शामिल होंगी, चोरी, घोटालों और भ्रष्टाचार से भरी हुई थीं, अगर हालात इतने गंभीर हैं, तो कोई क्यों मानेगा कि दशकों तक बंद परमाणु इकाइयां इनसे अछूती रहेंगी? बिल्कुल, परमाणु बम काले बाजार में नहीं बेच सकते, लेकिन पैसे अपनी जेब में रख सकते हैं। वो पैसा रखरखाव, ट्रिटियम रिफिल और अपग्रेड के लिए था। रूस के परमाणु शस्त्रागार को लेकर भ्रष्टाचार सबसे कम चिंता का विषय है। इससे पहले कई बड़ी समस्याएं हैं। फंड की कमी, बूढ़ा वर्कफोर्स, अनुभव का नुकसान और शॉर्टकट संस्कृति लंबे समय में ज्यादा नुकसानदायक हैं।
सोवियत युग के अधिकतर शीर्ष परमाणु वैज्ञानिक और इंजीनियर अब रिटायर हो चुके हैं या नहीं रहे। कई युवा विशेषज्ञ जिन्हें उनकी जगह लेना था या तो ज्यादा वेतन वाली नौकरियों में चले गए या रूस छोड़ दिया। जो पीछे रह गए हैं वे कठिन हालात में काम कर रहे हैं, शॉर्टकट अपना रहे हैं और कम संसाधनों व जानकारी में काम चला रहे हैं। अमेरिका ने 1991 के बाद कोई नया परमाणु वारहेड नहीं बनाया, फिर भी वह पुराने वारहेड की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के लिए सिमुलेशन, जांच और रिपोर्टिंग में भारी निवेश करता है। रूस ने 1990 के बाद से कोई परमाणु हथियार परीक्षण नहीं किया है। उसके बाद रूस की तैयारियों और विश्वसनीयता के दावे केवल कंप्यूटर मॉडलिंग, सैद्धांतिक अनुमान और उनके किए गए रखरखाव पर आधारित हैं। अगर पुतिन रूस के नए परमाणु हथियारों पर भरोसा करें तो भी कई कारण हैं कि ये बेकार हो सकते हैं। पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो पुतिन के सुपर हथियारों में से एक है, जिसे वे अपने भाषणों में अक्सर गर्व से बताते हैं। यह परमाणु विस्फोटक समुद्र तटों को तबाह करने के लिए रेडियोधर्मी सुनामी बनाने के लिए बनाया गया है। सुनने में तो यह काफी डरावना लगता है ना? लेकिन असलियत में स्वतंत्र रिपोर्टों से पता चलता है कि पोसाइडन हाल ही के परीक्षणों में असफल रहा है। या तो मार्गदर्शन प्रणाली में खराबी आ गई या फिर प्रणोदन प्रणाली फेल हो गई। किसी भी तरह यह अपने वादे के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया। अगर रूस पोसाइडन जैसी बड़ी परियोजना नहीं चला पा रहा तो हम कितने आश्वस्त हो सकते हैं? शीत युद्ध से जमा हजारों परमाणु हथियार क्या अभी भी पूरी तरह काम करने लायक हैं? यहाँ तक कि अगर रूस यूक्रेन के युद्ध क्षेत्र में सिर्फ 1 या 2 टैक्टिकल परमाणु हथियार तैनात करना भी चाहता है तो पुतिन को पूरी तरह से यह सुनिश्चित करना होगा कि वे हथियार ठीक वैसे ही काम करेंगे जैसा उनका इरादा है। उस स्थिति की कल्पना कीजिए, अगर वे काम नहीं करते तो अपमान और रणनीतिक परिणाम विनाशकारी होंगे। पुतिन ने बदले में लगभग कुछ भी हासिल किए बिना वैश्विक परमाणु वर्जना को तोड़ दिया होगा और इससे पहले कभी न देखी गई अंतरराष्ट्रीय निंदा को आमंत्रित किया होगा। सैन्य रूप से उन्हें कुछ नहीं मिलेगा और ऐसी विफलता रूस के परमाणु शस्त्रागार को अविश्वसनीय बना देगी, जिससे उसका प्रतिरोधक प्रभाव कम होगा। पश्चिमी देश मानते हैं कि रूस के परमाणु हथियार शायद न चलें, इसलिए वे कम डरेंगे। पुतिन का सबसे बड़ा रणनीतिक हथियार रूसी परमाणु हथियारों का डर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। वह इस जोखिम को बिल्कुल भी नहीं उठा सकते। तो अगर पुतिन को विश्वसनीयता को लेकर जरा भी संदेह है, और सच कहूं तो उन्हें होना भी चाहिए, अगर उनके अपने खुफिया अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिक उन्हें सच बता रहे हैं तो इससे परमाणु तनाव बढ़ने की संभावना बहुत कम हो जाती है। दूसरी ओर अगर पुतिन को किसी तरह पूरी तरह से यकीन हो जाए कि कम से कम उनके कुछ वॉरहेड्स पूरी तरह से मेंटेन किए गए हैं और निश्चित रूप से काम करेंगे, कुछ वॉरहेड्स को सबसे अहम उच्च प्राथमिकता लक्ष्यों के लिए सुरक्षित रखा जाएगा, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगी। फिर आता है दूसरा समस्या, परमाणु डिलीवरी सिस्टम। यहाँ तक कि अगर वॉरहेड सही काम करे, यह सिर्फ आधी लड़ाई है। मिसाइल जो परमाणु बम को उसकी अंतिम यात्रा पर ले जाती है, उसे भी बिना गलती के काम करना चाहिए। अगर मिसाइल खराब हो जाती है, समय से पहले फट जाती है या रास्ते से बहुत भटक जाती है, तो सबसे अच्छी तरह से रखरखाव किया गया परमाणु वॉरहेड भी बेकार हो जाता है। रूस के हालिया मिसाइल परीक्षणों को देखकर समीकरण का वह हिस्सा भी अच्छा नहीं लग रहा। 2024 में रूस ने कई बार अपने परमाणु डिलीवरी सिस्टम्स का परीक्षण किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। रिपोर्टों के अनुसार 2024 मध्य से रूस को 6 अलग अलग परीक्षणों में विफलता मिली है। इसमें उच्च प्रोफाइल परमाणु सक्षम हथियार शामिल हैं, जैसे कि पोसाइडन परमाणु टॉर्पीडो और बुलावा पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल। बुलावा इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। यह हथियार विशेष रूप से रूस की उन्नत बोरेई क्लास परमाणु पनडुब्बियों को लैस करने के लिए विकसित किया गया था, लेकिन इसकी विकास प्रक्रिया शुरू से ही कठिन रही है। 2000 के दशक में बुलावा ने परीक्षणों में बार बार खराबी दिखाई, जिसमें नेविगेशन त्रुटियां और लॉन्च के समय फेल होना शामिल था। आखिरकार रूस ने इसे संचालन योग्य घोषित कर दिया, लेकिन अब भी 1 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद बुलावा अभी भी परीक्षणों में फेल होती रहती है। कुख्यात SR-28 सरमात अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, जिसे पुतिन ने अजेय सुपर हथियार कहा था, 10 से ज्यादा परमाणु वारहेड ले सकती है और सभी मिसाइल डिफेंस को चकमा दे सकती है। सरमात को 2018 में चालू होना था, लेकिन लगातार देरी, तकनीकी समस्याएं और परीक्षणों में असफलता रही। फरवरी 2023 में राष्ट्रपति बाइडेन के कीव दौरे के दौरान
रूस ने सरमात मिसाइल का परीक्षण किया, जो शर्मनाक रूप से असफल रहा। सितंबर 2024 में अब तक की सबसे शर्मनाक घटना घटी। प्लेसेत्स्क कॉस्मोड्रोम में एक परीक्षण के दौरान सरमात मिसाइल लॉन्च के समय अपने ही साइलों में फट गई, जिससे लगभग 60 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया। यह सरमात की चौथी लगातार परीक्षण विफलता थी। यही हाल है। अगर रूस के वॉरहेड्स किसी तरह अब भी सुरक्षित और इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, तो अगली कमजोर कड़ी खुद डिलीवरी सिस्टम है। अगर नई मिसाइलें फेल हो रही हैं, तो पुतिन को क्या लगता है कि पुरानी मिसाइलें चलेंगी? SS-18 वोवोदा और SS-19 स्टिलेटो मिसाइलें 1980 के दशक में तैनात हुई थीं। इन्हें इतनी लंबी सेवा के लिए नहीं बनाया गया था। दोनों की सेवा अवधि दशकों पहले खत्म हो चुकी है। फिर भी रूस उनकी उम्र बढ़ाता जा रहा है। फिर रोड मोबाइल फ्लीट है, जैसे टोपोल और उसका नया कजिन यार्स। ये ठोस रॉकेट ईंधन पर निर्भर करते हैं, जो वर्षों तक भंडारण में बहुत ही कठोर तरीके से पुराना हो जाता है। खासकर रूस के चरम मौसमी तापमान में उतार चढ़ाव के कारण ठोस प्रणोदक में सूक्ष्म दरारें आ सकती हैं जब उसे प्रज्वलित किया जाता है। वे दरारें असमान जलने का कारण बन सकती हैं, जिससे अस्थिर थ्रस्ट उड़ान के दौरान टूटना या यहाँ तक कि विनाशकारी विफलता हो सकती है। लॉन्च के कुछ सेकंड बाद ही पुतिन का सबसे कीमती अगली पीढ़ी का परमाणु संचालित क्रूज मिसाइल बुरविस्निक भी गंभीर खामियां दिखा चुका है। इस मिसाइल में लघु परमाणु रिएक्टर है, जिससे इसकी रेंज असीमित हो जाती है और यह कहीं भी हमला कर सकती है। 2019 में परीक्षण के दौरान बुदोविस्तनिक प्रोटोटाइप रिकवरी ऑपरेशन में फटा, जिससे रेडिएशन लीक हुआ और रूस के कई शीर्ष हथियार वैज्ञानिक मारे गए। इस परियोजना को रद्द नहीं किया गया है, लेकिन स्पष्ट रूप से यह उस स्तर के पास भी नहीं है जहां रूस सैकड़ों, हजारों तो छोड़िए, सैकड़ों की संख्या में भी इसका बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सके। फिर है खिंसाल, एक हाइपरसोनिक एयरोबैलिस्टिक मिसाइल, जिसे पुतिन के अनुसार कोई भी मौजूदा रक्षा प्रणाली रोक नहीं सकती। 2023 में अमेरिका की पैट्रियट मिसाइल प्रणाली ने यूक्रेन में कई खिंसाल मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोका। आखिरकार हमने जो कुछ भी चर्चा की है, चलिए एक काल्पनिक स्थिति के बारे में सोचते हैं। मान लीजिए पुतिन सभी बाधाओं और सामान्य समझ के खिलाफ सच में परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। शायद समुद्र के ऊपर चेतावनी में गोली चलाना, किसी सुनसान जगह सामरिक हमला, या सबसे बुरी स्थिति में यूक्रेन के सैन्य लक्ष्यों पर हमला। वह वास्तव में कितने आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि यह सफल होगा? हकीकत में बिल्कुल भी ज्यादा आत्मविश्वास नहीं। सोचिए, पुतिन मौजूदा रूसी तकनीकी समस्याओं के बीच कल 10 परमाणु मिसाइलें लॉन्च करने का आदेश देते हैं। शायद उनमें से केवल 5 ही वास्तव में उड़ान भरें और उनमें से भी शायद सिर्फ 3 ही सही तरीके से विस्फोट करें। यह कोई बड़ा हमला नहीं, बल्कि वैश्विक अपमान है। और भी बुरा होगा अगर पुतिन एक मिसाइल का आदेश दें और वह पूरी तरह फेल हो जाए। उन्होंने मूल रूप से अपनी गर्दन में एक बड़ा जोकर का बोर्ड लटका लिया है, जिसे पूरी दुनिया देख सकती है। ध्यान रखें, रूस जैसे तानाशाही सिस्टम अपने बॉस से खबरें छुपाने के लिए कुख्यात हैं। तानाशाह को बुरी खबर सुनाने कोई नहीं चाहता, इसीलिए समस्याएं अक्सर छुपी या दबा दी जाती हैं। हमने यह यूक्रेन पर हमले में देखा, कैसे पुतिन को उनके अपने जनरलों और खुफिया अधिकारियों ने इस बारे में बुरी तरह गुमराह किया कि युद्ध कितनी जल्दी और आसानी से जीत लिया जाएगा। फिर भी अगर जनरल उनसे कहते हैं, हाँ सब कुछ ठीक है कॉमरेड, और इसी बीच वे अपनी पीठ के पीछे उंगलियां क्रॉस कर रहे होते हैं। खैर, यह खतरनाक है, खासकर जब परमाणु हथियार शामिल हों। लेकिन आखिरकार हमेशा वही होता है जो पुतिन खुद चाहते हैं। अक्सर यह गलतफहमी होती है कि पुतिन या शी जिनपिंग जैसे तानाशाह सिर्फ एक बटन दबाकर परमाणु हथियार दाग सकते हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। परमाणु हथियार लॉन्च करना, यहाँ तक कि रूस की तानाशाही व्यवस्था में भी ज्यादातर लोगों की सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। इसमें कई लोग, विभिन्न स्तर की स्वीकृति और समन्वित कदम शामिल होते हैं। पुतिन चाहे जितने शक्तिशाली दिखें, अकेले नहीं कर सकते। रूसी राष्ट्रपति हमेशा अपने पास चेगेट नाम का परमाणु ब्रीफकेस रखते हैं। यह पुतिन को परमाणु कोड और आदेश सीधे रूस के जनरल स्टाफ कमांड सेंटर भेजने देता है। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति के पास भी ऐसा ही एक ब्रीफकेस होता है, जिसे आमतौर पर न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है, और यह लगभग उसी तरह काम करता है। पुतिन के अलावा 2 अन्य वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और जनरल स्टाफ के प्रमुख जनरल वालेरी गरासिमोव भी अपने साथ एक ब्रीफकेस रखते हैं।
परमाणु हमला शुरू करने के लिए इन तीनों में से कम 2 को समन्वय कर अपने प्राधिकरण को डालने होते हैं। पुतिन अनुमति दे सकते हैं, लेकिन वे कम से कम एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी की सहमति के बिना परमाणु हमला शुरू नहीं कर सकते। और वास्तविकता में एक पूर्ण पैमाने पर हमला शायद तीनों अधिकारियों की मंजूरी की आवश्यकता होगी। एक बार इन वरिष्ठ नेताओं द्वारा अनुमति की पुष्टि हो जाने के बाद आदेश रूस की केंद्रीय सैन्य कमान, जिसे आमतौर पर काजबेक सिस्टम कहा जाता है, तक पहुंचता है। वहां से निर्देश सुरक्षित रूप से असली मिसाइल लॉन्च इकाइयों तक पहुंचाए जाते हैं। चाहे वे साइबेरिया में ICBM साइलो क्रू हों, आर्कटिक महासागर के नीचे पनडुब्बी क्रू हों या रणनीतिक हवाई अड्डों पर बॉम्बर स्क्वाड्रन हों, हर इकाई में कई प्रशिक्षित अधिकारी और सैनिक आदेश लागू करने में शामिल होते हैं। वारहेड्स माउंट करना, मिसाइल में ईंधन भरना, टारगेटिंग सेट करना, परमिशन कोड डालना, चाबियां घुमाना आदि जरूरी हो सकते हैं। दर्जनों जनरल, कर्नल और अधिकारी सभी को सहमत होना पड़ता है, तभी हमला किया जा सकता है। वे आदेशों का अंधाधुंध पालन करने वाले रोबोट नहीं हैं। वे इंसान हैं जिनकी अपनी फैमिली, बच्चे और अपनी जिंदगी है। कई उच्च पदस्थ अधिकारियों के बच्चे मॉस्को या विदेश में पढ़ रहे हैं और उनमें से कोई भी नहीं चाहता कि उनके अपने प्रियजन जलकर राख हो जाएं या उनका नाम इतिहास की किताबों में जनसंहारक के रूप में लिखा जाए। परमाणु प्रलय किसने शुरू की? अगर परमाणु हमले का आदेश आया और श्रृंखला में किसी ने कहा कि जैसे ही ऐसा होता है यह व्यक्ति तुरंत हीरो बन जाएगा। जो लोग इसे पागलपन मानते हैं लेकिन बोलने से डरते हैं, इतिहास ने स्टानिस्लाव पेत्रोव और वासिली अखपोव जैसे उदाहरण दिए हैं। बेलिंगकैट के क्रिस्टो ग्रोसेव के अनुसार, अगर रक्षा मंत्री सेर्गेई शोइगु या जनरल स्टाफ प्रमुख वालेरी गरासिमोव में से कोई भी परमाणु हमले के आदेश को मंजूरी देने से मना कर दे, या अगर केंद्रीय सैन्य कमान के कुछ नेता इसे लागू करने से इनकार कर दें, तो यह तुरंत पुतिन के खिलाफ तख्तापलट ला सकता है। आखिरकार पुतिन का सबसे गंभीर आदेश भी खुलेआम नजरअंदाज कर दिया गया। तो जब तक पुतिन को यह यकीन नहीं हो जाता कि पूरी श्रृंखला में हर कोई आदेश का पालन करेगा, वह आदेश नहीं देंगे और पुतिन को इसका यकीन नहीं हो सकता। क्योंकि जिस पल रशिया के उच्च वर्ग को उसके किसी भी योजना का जरा सा भी आभास हो जाएगा, उनकी प्राथमिकता तुरंत पुतिन के प्रति वफादारी से हटकर खुद को पूरी तरह से विनाश से बचाने की हो जाएगी। ऐसा करने का सबसे तेज तरीका है उस आदमी को रोकना जो किसी भी तरह परमाणु युद्ध शुरू करना चाहता है। इसके अलावा रशिया के कुछ परमाणु हथियारों को तैयार करना भी जटिल है। उदाहरण के लिए, टैक्टिकल परमाणु हथियार आमतौर पर मैदान में तैनात नहीं किए जाते। इसके बजाय उन्हें केंद्रीकृत भंडारण सुविधाओं में रखा जाता है। असल में किसी एक का इस्तेमाल करने के लिए रशिया को सबसे पहले वॉरहेड को भंडारण से बाहर निकालना होगा, फिर उसे मिसाइल लॉन्चर या विमान तक पहुंचाना होगा और उन काफिलों को आसानी से ट्रैक किया जा सकता है और लगभग निश्चित रूप से पश्चिमी उपग्रहों द्वारा पहले से ही ट्रैक किया जा रहा है। अगर पश्चिमी खुफिया एजेंसियों ने देखा कि परमाणु वॉरहेड्स भंडारण से बाहर जा रहे हैं, तो वे दुनिया को सतर्क कर देंगे। यकीन मानिए, चीन और भारत जैसे देश भी क्रेमलिन से संपर्क कर स्पष्टीकरण मांगेंगे और पुतिन पर पीछे हटने का दबाव डालेंगे। एक पल के लिए रुकिए और इन व्यावहारिक, तकनीकी, राजनीतिक बाधाओं को देखिए और आप देख सकते हैं कि पुतिन कभी भी परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किसी भी लाभकारी परिणाम के लिए प्रभावी ढंग से क्यों नहीं कर सकते। वह आत्मघाती नहीं है। यह एक ऐसा आदमी है जिसे सत्ता, धन और जीवन की विलासिता बहुत ज्यादा पसंद है। पुतिन की परमाणु धमकियां उसकी मस्किरो व रणनीति और रूस की ऐतिहासिक धोखे की कला का हिस्सा हैं। पुतिन चाहता है कि हम उसे एक अजेय परमाणु महाशक्ति माने, लेकिन ये छवि अधिकतर दिखावा है। तो अगली बार जब आप मेडवेदेव को परमाणु बदले और डेड हैंड की धमकी देते देखें, तो हाँ, इसकी वजह से अपनी नींद खराब मत कीजिए। ट्रंप ने उसे हारने वाला कहा था, यही वजह है